चेंजेस है एनईपी के, ये समझने में इतने आसान नहीं है, बिकॉज प्रीवियसली द सिस्टम वाज वेरी सिंपल। पहले बहुत सिंपल सा सिस्टम था, मार्क्स मिले, डिग्री मिली, काम हो गया, एंड हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मगर धीरे धीरे जो अभी चेंजेस आने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, वो चेंजेस लोगों के समझ में इतने आसानी से नहीं आएंगे, बिकॉज a lot of these changes depend on what is today referred to as alternative education. एंड ऑल्टरनेटिव एजुकेशन एक ऐसा टर्म है जो बहुत ज़्यादा लोग जिसके बारे में जानते नहीं हैं, जो जानते हैं वो भी ज़्यादातर लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, एंड जो समझ नहीं पाते हैं उनमें उसका कॉन्फिडेंस। भारती मैम, मम्मा हे I सगळं think you have to make तुझ्यासाठी me आहे. the host. You want me to make you host? हो. Yeah. I was recording the meeting, so in that case, you will have to start recording. Oh, okay. नहीं, then let it be. Just sharing वाला option मुझे देना पड़ेगा आपको. So if you just like in the share screen, the tiny arrow that you can find, उसमें you will have to allow all participants to share. Okay. या मुझे co-host बना दे सकते हैं. That is also fine. That is a good option. Okay. So just give me a Host. आवाज क्या भाई, आगे ब्लूटूथ स्पीकर लाना बोलिए। Done, sir. Okay. All right. So कल का जो मेरा थोड़ा सा इशू था वो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है जूम का, वेरी सॉरी फॉर दैट। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस वगैरह हो सकता है, सो जस्ट लेट मी नो इफ देयर इज सम डिस्टरबेंस। ऑल राइट, सो एज आई सेड के these a lot of these changes are things that have been a part of alternative education since many years, 15-20 years easily. तो अभी वो चीजें ऑल्टरनेटिव से हट के वो कन्वेंशनल मतलब जो नॉर्मल एजुकेशन है उसमें आने वाली है, एंड ये एनईपी के थ्रू आएगी। नाउ सेकंड पॉइंट, ये जो चेंजेस है हाउ विल दिस कम, इसका फ्लो क्या रहेगा? तो we'll have to go through this in reverse order. जो नॉर्मली चीजें गवर्न करती है, स्कूल्स को कमांड करती है, दैट इज योर सीबीएसई और स्टेट बोर्ड और व्हाटएवर अफिलिएशन गाइडलाइन, एंड द अदर थिंग बिसाइड्स द अफिलिएशन गाइडलाइन is the framework, sorry, is the board. Okay, तो बोर्ड ये एक बॉडी है, लोगों की बॉडी है, एंड जो एफिलिएशन गाइडलाइन है दिस इज द डॉक्यूमेंट, एंड जो डायरेक्टली आप क्या पढ़ते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या सीखते हैं ये चेंज करता है, दैट इज द सिलेबस। ओके, सो यू हैव द बोर्ड, then you have the guideline, affiliation guideline, and then you have the syllabus. तो ये तीन लाइन में आते हैं। Now ये तीनों चीजें और ये तीनों चीजों का फंक्शनिंग कमांड करता है something that is known as the framework, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF। तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये भी काफी सालों से था, बट yes ma'am, do you have a question? Okay, तो आप में से किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है तो if it is a burning question feel free to ask, and if you feel you can wait for the question, तो आखिरी के 15 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए ही रखने वाले हैं। So
हाँ, सो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था वो पहले भी था एंड उसके इंटेंशंस बहुत अच्छे थे। बोर्ड वगैरह भी जो बने हैं, सिलेबस भी जो बना है, सब बराबर उसी के थ्रू बना था। कुछ साल पहले जो CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जो स्ट्रेटेजी थी, जिसमें द होल आइडिया ऑफ दैट स्ट्रेटेजी वाज आल्सो टू फिनिश द प्रेशर ऑफ द फाइनल एग्जाम। तब भी प्लान यही था कि एजुकेशन का प्रेशर बहुत बढ़ते जा रहा है बच्चों पे, इसलिए हम लोग फाइनल एग्जाम का प्रेशर खत्म कर देंगे थ्रू अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी के हर महीने हर टर्म कंटिन्यूअसली बच्चों का इवैल्यूएशन होते रहेगा, ताकि पूरा इवैल्यूएशन का जोर फाइनल एग्जाम पर ना आए। सो बहुत सालों से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। द ट्रायल हैज बीन गोइंग ऑन सिंस क्वाइट अ फ्यू इयर्स, मगर पॉलिसी में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे। तो इस साल व्हाट दे हैव एम्ड एट इज अ कंप्लीट शिफ्ट ऑफ एजुकेशन। पूरा काया पलट होने वाला है एंड ये जो है उसका स्ट्रीम आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन so that the next part that Shirisha ma'am will be taking over will be easier to understand. So now we have gone from the syllabus to the affiliation guideline to the board and from there to the framework, national curriculum framework. तो अब ये जो कुछ चीजें हैं, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो पुराना वाला था वो अभी भी अवेलेबल है ऑनलाइन। सो इफ यू वांट टू रीड व्हाट इट सेज यू कैन डाउनलोड इट। इट्स अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। होना पड़ेंगे ना। तो या सो देन आफ्टर फ्रेमवर्क व्हाट हैपेंस। तो फ्रेमवर्क जो डिजाइन होता है, फ्रेमवर्क डिजाइन होता है पॉलिसी के ऊपर। नाउ दिस हैज अ डायरेक्ट रिलेशन। So the national education policy commands the national curriculum framework. The national curriculum framework commands the boards and the affiliation guidelines, and all this in turn influences, and national curriculum framework directly also influences the syllabus, CBSE syllabus, state board syllabus, all syllabus syllabi command ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगर कोई सिलेबस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नहीं फॉलो करता है, then that syllabus is not recognized by the government of India. It's as simple as that. इसीलिए ICSE board being a private board, since it does not fill in the key points of national curriculum framework, so in a lot of states it government board as a government approved board. But CBSE which has to follow NCF, National Curriculum Framework, is designated as a government board. So yeah, so this is how the system works. Any questions so far? अभी इसमें कुछ सवाल है अब तक कुछ भी? So should we go ahead? You can just raise a thumbs up so I know that everything is clear so far. Okay. ठीक है. So this is pretty straightforward. अब यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा confusion नहीं है. Now what is the core कि ये जो NEP है ये किस basis पे निकला है? तो United Nations ने very recently they had come up with something called SDG, Sustainable Development Goals. So these are goals that are expected to be followed by all countries. जितने भी कंट्रीज है उन्होंने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉलो करने चाहिए, जिसमें से SDG 4 जो है दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। तो ये जो NEP है दिस इज बेस्ड ऑन द SDG 4 ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंड उसमें कुछ नहीं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस उन्होंने इस तरह से किए हैं कि देयर एम इज दैट इंडिया शुड वंस अगेन रीच द पिनेकल। जो एक समय पे इंडिया वाज द टॉप ऑफ
was at the top of the world for education, वापस उस चोटी पर हम लोग पहुंचने चाहिए. तो so this is why they'll be focusing a lot on research, on pedagogy, on method of teaching, style of teaching, content of teaching, and medium of teaching. ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा फोकस में आएगी and उसमें काफी सारे changes है. So yes, so I'll just share the document so it is visible for all of you. Now all these documents are freely available online. Okay. CBSE का सिलेबस जो पुराना वाला है that is available online. RT, right to free and education, right to free and compulsory education act का 2008 का जो document है that is available online. National curriculum framework is available online in multiple languages. So if you just search for national curriculum framework हिंदी तो आपको हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश तो इंग्लिश में मिल जाएगा. And the National Education Policy 2020 is also available online. So if and when you get time, you can also go through it individually. And otherwise, हम लोग ये 7 दिन में जितना हो सके कवर तो करने वाले ही है. Okay, so over to you, Shirisha ma'am. I am just sharing the screen. Yeah, thank you. A very good afternoon to everyone over here. जैसे कि सर ने अभी SDG के बारे में बताया, SDG 4 का जो कंटेंट है उसमें एजुकेशन के बारे में बताया गया है. तो हमारा जो NEP है उसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय जिसे हम हिंदी में कहेंगे, तो उसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसी में आप फर्स्ट लाइन देख सकते हैं कि SDG के बारे में वहां पर बताया गया है. तो मैं इसको बस एक बार पढ़कर थोड़ा क्लियर कर देना चाहती हूँ. तो भारत द्वारा, मैं हिंदी वाला पढ़ रही हूँ, आप सामने इंग्लिश वाला देख सकते हैं, तो इट विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड टू ईच वन ऑफ अस. भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है. तो ये कहना चाह रहे हैं कि 2030 तक सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए. समान शिक्षा से अर्थ है इनका कि जो बच्चा किसी भी लेवल का हो, किसी भी परिस्थिति में रहता हो, वो या फिर कोई भी परिस्थिति में रहने वाला दूसरा बच्चा भी हो, उन सबको जो शिक्षा रहेगी उनकी शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए. ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल की अलग हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल की अलग हो रही है. ये जो डिफरेंस अभी चल रहा है वो सब कुछ हट जाना चाहिए और एक जैसी शिक्षा सभी को एक साथ मिलनी चाहिए. और ये शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो जो मेन विजन है कि व्हाट इज द ट्रू एजुकेशन, तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे अभी कि शिक्षा क्या है. तो जैसे कि हम सभी विजन में देखते हैं कि स्कूलों के विजन में रहता है कि संपूर्ण विकास को हम कहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का. तो यहाँ पर यही उन्होंने डाला हुआ है फोकस इस बात कर कि संपूर्ण विकास होना चाहिए. तो उसमें ऐसा है कि सिर्फ एकेडमिक पार्ट को हम फोकस करते हैं अगर, तो संपूर्ण विकास तो नहीं हो पाता. संपूर्ण विकास में उसकी कला आती है, फिर खेलकूद से रिलेटेड चीजें आती है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं. तो वो अगर हम सभी चीजों पर फोकस करते हैं तभी हम बात कर सकते हैं कि संपूर्ण शिक्षा या फिर सर्वांगीण विकास की हम बात कर सकते हैं. तो इसमें दूसरा पॉइंट उन्होंने वही रखा है कि अभी जो हमारा सिचुएशन चल रहा है कि अभी जिस एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं, थर्ड पैराग्राफ पर अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं समाज में बोलो या फिर एनवायरनमेंट में बोलो, हमारे पास जो संसाधन है वो कम होते जा रहे हैं और मशीनें ज्यादा काम कर रही हैं. उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखना चाहे तो हमारे जो आगे का फ्यूचर है उसमें हमें किस तरीके से काम करने होंगे, किस तरीके के रोजगार के अवसर मिलेंगे, वो भी बदलते जा रहे हैं. तो इस हिसाब से हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलना ही होगा. और जैसे कि मैं आपको यहाँ से पढ़कर बताती हूँ तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा.
ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेगी। दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। अब यहाँ पर मानविकी से क्या मतलब है, तो थोड़ा इसको डिक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि मानविकी क्या है। मानविकी वे शैक्षणिक विषय हैं जिनमें प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के विपरीत विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक या फिर काल्पनिक विधियों का इस्तेमाल कर मानवीय स्थिति का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी एक इसमें ज्यादातर चीजें जो होती है वो आर्ट से रिलेटेड होती है, संगीत होता है, लिटरेचर होता है, इतिहास होता है, इन सारे सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से, जैसे कि हमारे रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं दिन पर दिन, उसकी वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे। और जाहिर सी बात है कि नए रास्ते खोजने होंगे तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको भी बदलना होगा। और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। और ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाने वाली जो शिक्षा नीति है, जिसमें कि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो रेगुलर कंटिन्यूअस बेसिस पर चलता रहेगा, इस तरीके से वो बताना चाहते हैं। ओके, इसमें फिर नेक्स्ट है कि बच्चे को सिर्फ एकेडमिक लेवल पर प्रिपेयर नहीं करना है, बच्चे को समस्या समाधान और तार्किक और रचनात्मक रूप से सोचना भी सीखना आना चाहिए। और तो और साथ में कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसको हम कैसे लागू कर सकते हैं अपने जीवन में, और विविध विषयों के बीच में जो कनेक्शन होता है, अंतर संबंध होते हैं, उसको भी वो देख पाए और समझ पाए, इस पर ज्यादा फोकस करने की बात की गई है। इसके बाद में उन्होंने बोला है कि जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो। शिक्षार्थी केंद्रित कैसे होगी, तो उसमें हम क्या डेवलपमेंट करना चाहेंगे, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली हो। समग्रता मतलब एंटायरली फोकस्ड एंड समन्वित मतलब कॉग्निटिव बेसिस से भी पूरी तरह से डेवलप होनी चाहिए। और इस तरीके से शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। ये इनके जो मेन पॉइंट्स हैं, उन्होंने पहले पैराग्राफ वाइज दिया है, बाद में पॉइंट वाइज भी एक्सप्लेन किया है, तो हम उस पर भी आगे जाते हैं। तो आगे ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। अब ये जो आगे की लाइन्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिसमें SDG 4 शामिल है, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उनके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। अब इसमें यही बता रहे हैं वो कि जैसे कि सर ने कहा कि एक समय ऐसे था कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो हर तरह से समृद्ध थी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी और क्षेत्र की बात कर ली जाए। तो वापस ये जो SDG 4 वाला कंटेंट है उसमें भी यही कहा गया है कि हमें वापस उस चोटी पर पहुंचना है शिक्षा के क्षेत्र में। तो प्राचीन भारत की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। तो प्राचीन भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी, जैसे आप सभी को पता है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, तो उसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि इनका जो लक्ष्य था वो क्या था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन तथा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। अभी जैसे हमारी जो शिक्षा प्रणाली है अभी तक जब हम देखते चले आ रहे हैं, जिसमें हम भी पढ़े हैं और ज्यादातर अभी तक के हमने जो देखा है जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें हमने यही देखा है कि आपको पढ़ाई करनी है, जो बुक्स मिलेगी उसके सिर्फ सब्जेक्ट
के जो लेवल्स है वो बढ़ते चले जाते हैं और किताबें बढ़ते चली जाती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ज्यादा किताबों का बोझ हम पर आते जाता है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो हम पाते हैं कि हम रोजगार के लिए ठीक से अपने आप को तैयार नहीं पाते हैं। तो और सिर्फ एक ही इंटेंशन दिमाग में डाला जाता है कि बस आपको बड़ा होकर कमाना है और अपना घर चलाना है, इसके अलावा दुनिया से आपका कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं। लेकिन पहले की जो भारतीय पद्धति थी, प्राचीन ज्ञान गुरुकुल की परंपरा थी, उसमें उन्होंने बात की है कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में उन्हें ज्यादा माना जाता था। तो इंटेंशन क्या होना चाहिए इंसान का? सिर्फ अपना अपना कमाना और खाना, या फिर समाज के लिए सोचना, या इस दुनिया में हम आए हैं तो एक लक्ष्य लेकर आए हैं, हर किसी को इस दुनिया में एक अपना स्थान मिलता है, तो उसके लिए भी हमें कुछ काम करना चाहिए। तो यहाँ पर उस चीज की भी बात की गई है। तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे, और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाली विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, चंद्रगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणी, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, ऐसे अनगिनत नाम दिए गए हैं, इनके जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया। और ऐसी ही शिक्षा प्रणाली अब वो वापस से विकसित करना चाहते हैं कि जो अलग अलग शास्त्रों में निपुण हो बच्चे बाहर निकले और हमारे भारत का नाम नई दिशा की ओर, नई जगह की ओर एक लेकर जाए। तो इसमें हम आगे देखेंगे अगर, तो मेन एजेंडा जो है वो हमें समझ में आ गया है कि सर्वांगीण विकास पर उन्होंने फोकस किया है। अब इस नीति के आधार सिद्धांत जो है वो उस पर हम बात करते हैं। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है। अच्छे इंसानों का विकास, अब अच्छा इंसान कैसे होता है? जो कि समझदार हो, होशियार हो, तो हम बोलते हैं बुद्धिमान हो सकता है, समझदार हो सकता है, उसमें सहनशीलता हो, प्लस संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। संवेदनशीलता को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इसमें मेन जो चीजें हैं उनके मैं पॉइंट्स जो है वो पढ़कर बताती हूँ, और फिर जो पैटर्न है, जो चेंजेस आए हैं 5+3+3+4, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मूलभूत सिद्धांत जो है, हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास के हेतु प्रयास करना। अब इसका जो पहला पॉइंट है वही उन्होंने अभिभावकों का नाम लिया है। शिक्षकों और अभिभावकों को हम इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दे। एकेडमिक के साथ में उन्होंने अन्य क्षमताओं की बात की है। अन्य क्षमता में क्या आता है कि अगर कोई बच्चा संगीत में अच्छा है, कोई बच्चा खेल में अच्छा है, किसी को बहुत अच्छा पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो उन सारी चीजों को भी फोकस करना जरूरी है। यही नहीं है कि अगर वो मतलब किताबी ज्ञानों में ही उसने आगे होना चाहिए, तो सारी चीजों पर फोकस करना और उसकी जो क्वालिटी है उसको पहचानना, ये माँ बाप को आना चाहिए। इस पर उनका थोड़ा सा फोकस है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके। अब सेकंड मेन पॉइंट ये है कि उन्होंने बोला है कि 3rd स्टैंडर्ड तक बच्चों को जो बेसिक लिखना और पढ़ना बोलते हैं, जो हम अभी तक सोच रहे थे कि KG 2 में ही आ जाना चाहिए बच्चे को, कि उसको एटलीस्ट छोटी स्टोरीज, सेंटेंसेस, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसको पढ़नी आ जानी चाहिए, और जो मैथ्स होता है उसमें उसको प्लस माइनस तो आ ही जाना चाहिए। KG 2 का जो लेवल है वो उन्होंने बढ़ाकर स्टैंडर्ड 3rd तक किया है, तो जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके। उसके बाद का पॉइंट है लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। तो जिस बच्चे की जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग वो अपना रोजगार संधि जो है वो देख सकता है आगे आकर, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी आवश्यक है। कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव ना हो। मतलब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अलग जा रहा है, वो अलग जा रहा है। रिलेटिविटी होनी वहां पर जरूरी है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जो ये इंटर रिलेटेड होने जरूरी है। उसके बाद का पॉइंट है
सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक, दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास होना जरूरी है। इसके बाद का पॉइंट है अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। अभी तक हम जब देख रहे हैं कि बच्चा एक एकेडमिक ईयर में रहता है और ज्यादातर पेरेंट्स Shirisha ma'am, your voice is breaking. Your voice is not heard. I think you have gone on mute, Shirisha ma'am. I think she got disconnected. So we'll just wait for a minute for her to join back. Till then, if there are any questions, so we can have a few questions. Also, your comments, dear parents, if you feel that this, whatever change is happening is for the benefit of the children, for the benefit of the society or not. Hello. Yes, Shirisha is back. Yes, she's back. ओके, थैंक यू। तो हाँ, मैं यही कह रही थी कि अवधारणात्मक समझ पर जोर होनी चाहिए, न कि I don't know what is wrong about the network. It is disconnecting again and again. We can hear you now. Okay, so I switched off my audio. It may be because of that. So, yeah. तो कि सिलेबस क्या है, वही एक कंटेंट उतना हम याद करा देते हैं और बच्चे को एग्जाम दिलवा देते हैं। तो ये जो चीज है वो खत्म हो जानी चाहिए कि हम लाइफ के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक हम एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो और बच्चे ने उतनी एग्जाम दे दिया और बात खत्म। इतना नहीं रहकर बच्चे एक जीवन के लिए एक अपने आप को स्टैंड कहीं उसका होना चाहिए, उसके लिए हम अब तैयार करेंगे। ऐसी शिक्षा प्रणाली की उन्होंने योजना बनाई है। रचनात्मक और तार्किक सोच, क्रिएटिव और लॉजिकल सोच होनी जरूरी है। तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करना भी एक उन्होंने खास मेन पॉइंट रखा हुआ है। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक मूल्य में बहुत सारे पॉइंट्स दिए उन्होंने, जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय। इतने जो चीजें हैं ये भी बच्चों में I think there is a connectivity issue at her end. Okay. Any questions from the teachers also? Yes, so sorry about the network today. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन।
जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन। फिर सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसको हम CCE भी कहते हैं। CBSE में एक ये मेन पॉइंट होता है। तो इसके बजाय साल के अंत में जो एक एग्जाम होती है, उसके बजाय जो रेगुलर बेसिस पर हम 3 जो एग्जाम्स लेते रहते हैं उस पर फोकस किया गया है। जो साल के अंत में एक एग्जाम होती है उसी को फोकस करके अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उससे सिर्फ कोचिंग क्लासेस जो आजकल चल रही है और बहुत उनका बिजनेस फ्लरिश हो रहा है उसी पर फोकस किया जा सकता है। ऐसे का कहना है कि कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है अगर हम इस तरह की शिक्षा प्रणाली पर ही अगर शुरू रखते हैं तो। और अगर हम नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार चलते हैं तो हम पाएंगे कि हम बच्चे को सिर्फ एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम उसे जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। सीखना, हाँ ये हो गया हमारा पॉइंट। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स और हैं। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति। फिर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध। इसमें उन्होंने टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर्स और पेरेंट्स के बीच का जो तालमेल होना चाहिए उसके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आयोजन किए गए हैं और वो ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। तो इन सारी चीजों के अनुसार लास्ट में कुछ पॉइंट्स उन्होंने और दिए हैं। 3 पॉइंट्स है जो मैं बताती हूँ। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना। तो जैसे कि हमने शुरुआत ही उसी पॉइंट से की थी, जहां प्रासंगिक लगे वहां भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक सांस्कृतिक और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, साथ ही सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा। इसके बाद में जो हमारा लास्ट पॉइंट है, स्कूल शिक्षा जो उन्होंने पैटर्न चेंज किया है उसके ऊपर में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन लेते हैं। जो एक टेबल बनाया हुआ है वो हम अब देखते हैं। तो इस शिक्षा नीति का विजन क्या है? हमने सारा जो पढ़ा अभी तक के वो इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या चेंजेस किए। इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संसाधनों की पाठचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। अब नीति का विजन क्या है ये हम पढ़ते हैं। छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर हम अपने जहां हम रहते हैं उस चीज को अगर हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि नहीं हम उतने कैपेबल नहीं हैं। तो इस सोच से ही जो एक थोड़ा सा हम लोग हैंडीकैप फील करते हैं, तो ये सोच को ही जो दूसरी लैंग्वेज के साथ में हमारी पढ़ाई शुरू होती है उससे हमें शुरू हो जाता है कि हाँ हमें ये नहीं आता है और वो नहीं आता है, हम इस तरह से पीछे हैं। तो इन सब चीजों को हटाकर अभी ज्यादा फोकस किस चीज पर करना है? अपनी मातृभाषा पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये भी एक उसमें पॉइंट दिया गया है। तो उस पर हम लोग आगे के सेशंस में बात करेंगे। फिलहाल उन्होंने ये जो बताई है भारतीयता की गर्व की बात, उस पर मैं कहना चाहूंगी कि वही उन्होंने कहा है कि हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए कि हमारे पास में जो भी संसाधन है, संस्कृति है, उसको लेकर हम आगे चलते हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा? उसके लिए उन्होंने जो चाइल्ड के बच्चे का जो एज ग्रुप है और जो क्राइटेरिया है उसको थोड़े से चेंजेस किए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले वाला जो है ब्लैक एंड व्हाइट में जो दिख रहा है उस पर जो पहले का था 10+2, तो उसमें एज ग्रुप था 6 years to 16 years में आप 10th पास हो जाते थे। उसके बाद में 16 to 18 years 12th तक हो जाता था।
तो ये जो पिछला एकेडमिक ढांचा था उसके हिसाब से अभी तक चलता आ रहा था। तो इसमें जो KG1 KG2 की यहाँ कोई बात ही नहीं थी, नर्सरी KG1 KG2 इसका कहीं कोई उसमें समावेश ही नहीं किया गया था। तो जो हमें गैप दिखाई देता था कि KG2 से बच्चा फर्स्ट में जाता है तो अचानक से बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, थोड़ा मैच्योरिटी बढ़ने लगती है एकेडमिक के मामले में बोलो या फिर उसके बिहेवियर के मामले में, तो अचानक से एक चेंज दिखता था। तो वो चेंज को पाटने के लिए, उस खाई को पाटने के लिए उन्होंने अब एक नया जो ढांचा है वो तैयार किया है। तो उस पर अब हम फोकस करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन वाला सबसे नीचे दिया हुआ है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है 2 years क्लास 1 और 2 का जो है उसको, प्लस उन्होंने 3 years आंगनवाड़ी प्री स्कूल के KG1 KG2 के जो होते थे, नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट एंड सेकंड, इन सबको मिलाकर 5 years का एक नाम दिया है उसको फाउंडेशनल कोर्स। तो ये फाउंडेशनल होगा जिस पर हम लोग अभी जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन पर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। जैसा कि यहाँ दी गई आकृति में दिया गया है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सके और खुशहाल हो। तो जो बाल्यावस्था वाली जो एज है, जैसे कि KG1 KG2 और फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। जैसे हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं कि ये बच्चे के डेवलपमेंट ईयर्स होते हैं, उसमें ब्रेन तेजी से विकास करता है, तो उसमें आप बच्चे को जो कुछ भी सिखाते हैं वो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है और उसको काफी सालों तक लाइफ लॉन्ग याद रहता है। कि जैसे हम अपने व्यवहार में भी जानते हैं कि जो चीजें हमने अपने बचपन में देखी थी, सुनी थी, जिस माहौल में हम थे, वो आज भी आपकी आंखों के सामने उतना ही सचित्र आप उसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो बाल्यावस्था में जो ब्रेन का विकास होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो उस पर उन्होंने फोकस करने की बात की है। ये जो ECCE है, ये है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये होता है इसका एज ग्रुप 0 to 8 years। इस पर ज्यादा फोकस करने से बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में ज्यादा अच्छे से हमें सहायता हो पाएगी। उसके बाद का जो आप देख सकते हैं ब्लॉक, वो है 6 to 8, क्लास 6 से लेकर 8 तक के जो है, सॉरी क्लास 3rd to 5th, यस क्लास 3rd to 5th, और उसका एज ग्रुप दिया हुआ है 8 to 11 years। अब जैसे कि हमने पहले एक पॉइंट में पढ़ा था कि आप जब बच्चा 3rd तक आए तब तक उसको पढ़ने लिखने की जो बेसिक नॉलेज होती है, संख्या का नॉलेज और शब्दों का नॉलेज, वो उसको स्टैंडर्ड 3rd तक आ जाना चाहिए। तो अब जब वो 3rd में जब वो जाता है, 3rd में जब वो एंटर होता है, तब तक उसको आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3rd से लेकर 5th तक एक प्रिपरेटरी बेस उन्होंने बनाया हुआ है, प्रिपरेटरी उसको बोला हुआ है, सॉरी। तो वहां पर आने के बाद में बच्चे का आगे का जो एकेडमिक सिलेबस वगैरह है वो उसको समझने में ज्यादा आसानी जाएगी। उसके बाद का है मिडिल, वो है क्लास 6 से लेकर 8 तक, और उसका एज ग्रुप है 11 to 14 years का। उसके बाद का सेकेंडरी लेवल है, जो हाँ सेकेंडरी जिसको नाम दिया गया है 4th वाला ब्लॉक, उसमें क्लास 9 से लेकर 12th तक के की क्लास का समावेश किया गया है, और उसमें एज ग्रुप दिया हुआ है 14 years to 18 years। तो इस तरीके से बच्चा 3 years से लेकर 18 years का जब तक होता है, तब तक उसके फर्स्ट KG1 KG2 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की सारी पढ़ाई इस बीच में इस शेड्यूल के हिसाब से होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने प्लान किया है। और इसके लिए स्कूलों के ट्रेनिंग, स्कूलों के लिए और टीचर्स के लिए ट्रेनिंग शुरू हो गई है, और नियम भी उसमें शामिल हो चुका है। तो इस तरीके से हम सभी इसको अभी जानना चाह रहे हैं कि इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं, और हमारे स्कूल में इसको किस तरीके से लागू कर सकते हैं, ज्यादा इनोवेटिव तरीके से हम इसको कैसे अच्छे से अच्छा हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
तो इफ यू हैव एनी डाउट्स और सजेशन यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपके कोई सुझाव हो या फिर प्रश्न है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। आई होप ये सबको समझ में आया तो है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Yeah. So if you Yes, have ma'am. any doubts or any questions or any suggestions, so you can go ahead with that. Okay, so I'll just add a few conclusive statements. Conclusive का मतलब ये नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते। अगर if you have any questions, you can still interrupt me. There is no issue. So the main reasons why we are doing this is because अगर ये बात हम लोगों को as a tri-party, child, parent and teacher, अगर तीनों को ये बातें समझ में ना आई तो इट विल बिकम अ वेरी कंफ्यूजिंग नेक्स्ट फ्यू इयर्स फॉर अस। क्योंकि टाइमलाइन के हिसाब से आई विल सी इफ आई कैन पुट अप द टाइमलाइन आल्सो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। टाइमलाइन मतलब जो उन्होंने एम्स रखे हैं कि ये डेट तक के ये हो जाना चाहिए एंड सो ऑन। या सो ये जो टाइमलाइन है इस टाइमलाइन के हिसाब से a few of the things have already happened. कुछ चीजें जो बदलनी थी वो ऑलरेडी बदल चुकी है। जो पहले बोर्ड वगैरह का डिपार्टमेंट रहा करता था that used to be the Ministry of Human Resource Department. तो this is also a sign of why these changes are happening. तो पहले एक समय था जब भारत की आर्थिक स्थिति सच में ग्रो करने की बहुत जरूरत थी। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एरा था जब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे एंड इंडिया नीडेड टू गेट बैक अप ऑन इट्स फीट, तो तब हम लोगों को वी नीडेड पीपल हु वेर जॉब सीकर्स, हु वी नीडेड पीपल जो काम करने के लिए स्किल लेबर जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वो इकोनॉमी जनरेट करने के लिए स्किल लेबर की बहुत जरूरत थी। एंड दैट इज वाई जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था वो डिसॉल्व होके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना। दिस इज अराउंड 1960s के आसपास में। देन आफ्टर दैट अब जब ऑलरेडी भारत की इकोनॉमिक स्टेटस काफी हद तक रिकवर हो चुकी है, ठीक है, रिलेटिव अगर आप देखो तो 4-5 सालों के रेंज में अगर हम लोग चेक करते हैं तो अप्स एंड डाउन्स है, बट देन इफ यू एनविजन अ पीरियड ऑफ 40 years 70 years तो वी आर एट अ मच बेटर पोजिशन। अब हम लोग उस पोजिशन पे नहीं है जहां एज अ कंट्री हम लोगों को सर्वाइवल के लिए फाइट करना पड़ रहा है। सो दैट इज वाई MHRD, that is the Ministry of Human Resource Development, again has changed to Ministry of Education. ये 2020 में मतलब पिछले साल हो चुका है। Now जो एक नई चीज इंट्रोड्यूस होने वाली है 2021 से होना शुरू हो गई है, नेक्स्ट ईयर तक वो इम्प्लीमेंट होगी। That is multiple entry and exit points. The reason why they say
the role of, they have not said that the importance of coaching classes and tuitions will get over. The role of coaching classes and tuitions will change, will shift. तो ये जो हो रहा है ये कैसे होगा? तो that is through this multiple entry and exit points. तो एक जो समय था जब लोग सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि मार्क्स ज्यादा मिले एंड अंडरस्टैंडिंग वगैरह, ऑल दीज थिंग्स वेयर अ साइड शो, मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं थी. तो वो अभी बात चेंज होने वाली है एंड वी आर गोइंग टू लुक एट मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स. मतलब आप पूरी जो डिग्री है आपकी कॉलेज की डिग्री, वो आप यू कैन डू इट स्प्रेड थ्रू टाइम. मतलब आपने एक साल कर लिया एंड आपको डिप्लोमा मिल गया, दूसरा साल कर दिया तो आपको एडिशनल डिप्लोमा मिल गया, तीसरा साल कर दिया तो आपको यू विल गेट सम अदर डिग्री, एंड देन इफ यू फिनिश द 4 years, तो 4 years होने के बाद में आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी. तो मतलब हर साल के एंडिंग में आपको कुछ ना कुछ उसका मार्क, सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन कुछ तो मिलेगा. पिछले बार के जैसा नहीं है कि आपने अगर 4 साल में से 3 साल किया तो देन आपकी डिग्री छूट गई पूरी, एंड देन इफ यू अगेन अपेयर फॉर इट तो देन यू हैव टू बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट. तो वो चेंज हो जाएगा सिचुएशन. नाउ अगर ये ऐसा होने वाला है तो देन व्हाट अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो साल में एक ही बार होती है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक ही बार हो रही है. तो देन दैट इज अ वेरी डाइसी सिचुएशन, नो, कि किसी ने बहुत पढ़ाई की एंड डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया एंड यू हैव क्वालिफाइड फॉर इट एंड यू हैव टेकन एडमिशन, बट देन एक साल के अंदर अंदर अगर आप निकल गए, फिर क्या? हाउ बिग अ लॉस दैट वुड बी फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर द कंट्री बोथ. So to manage this situation, what they will be doing is they will be having a rolling entrance test. A rolling entrance test मतलब जैसा अभी GRE, GMAT वगैरह का होता है कि आपको एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ता है एंड फिर 3-4 महीने के बाद में आपकी एग्जाम डेट निकलती है. तो वो उस तरह से होगा. तो अब जो मेरिट वाला जो सिस्टम था दैट इज गॉन कंप्लीटली, कि ऑल इंडिया रैंक हम लोग देख रहे हैं वगैरह, वो सब अभी नहीं रहेगा. क्योंकि रोलिंग सिस्टम है, तो रोलिंग सिस्टम में हाउ कैन यू हैव एन ऑल इंडिया रैंक? हाउ कैन यू हैव अ रैंकिंग ऑन व्हाट बेसिस विल यू हैव अ रैंकिंग सिस्टम? तो द एग्जाम्स इन स्लॉट्स, अगर आप चाहते हैं तो उस हिसाब से रजिस्टर करना Your voice is breaking, पड़ेगा. Karthik sir. Voice is cracking. Yeah, okay, so I think I'll turn off my camera. Is it better now? Yes. So yeah, so entrances will happen in a rotational manner. तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंड आपकी डेट निकलेगी एंड उस हिसाब से आपको एंट्रेंस देना है. Now 4-year degree program. So this is what we were talking about. There will be all degrees will be 4 years. मतलब bachelors वगैरह जो हम लोग पहले 3 साल वगैरह सुनते थे, वो अभी कुछ 3 साल वगैरह 2 साल कुछ नहीं रहेगा. Everything will be 4 years. So how that will happen is they will have a credit bank कि आपको credits complete करने पड़ेंगे. ये सिस्टम ऑलरेडी पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था बट नॉट मेनी पीपल यूज्ड इट. जैसे फॉर एग्जांपल इन पुणे यूनिवर्सिटी द सिस्टम वाज देयर व्हेन आई वाज स्टडीइंग माय मास्टर्स. सो दैट इज 2007 से लेके 2012-13 तक के दिस वाज ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड. अगर इफ आई वांटेड आई कुड हैव स्किप्ड माय इम्यूनोलॉजी कोर्स एंड इम्यूनोलॉजी कोर्स के बदले में मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का 2 क्रेडिट का कोर्स ले सकता था. तो क्रेडिट बैंक का सिस्टम है. मतलब आपको डिग्री हासिल करने के लिए या डिग्री हासिल करने के लिए या जो भी आपका पेपर सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो लेने के लिए यू विल हैव टू कंप्लीट सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स. कि जैसे एक सेमेस्टर का 25 क्रेडिट्स, सेकेंड सेमेस्टर का 25 क्रेडिट्स, तो पर ईयर यू हैव टू फिनिश 50 क्रेडिट्स.
तो 50 क्रेडिट के कोर्सेज आपको लेने हैं, उस 50 क्रेडिट्स में से यू कैन सब्स्टिट्यूट अ फ्यू ऑफ देम, तो देयर विल बी अ सेट नंबर ऑफ कोर्सेज जो आप रिप्लेस कर सकते हैं एंड दूसरा कुछ ले सकते हैं। तो अगर मुझे मेरे कोर्सेज नहीं पसंद है तो मैं कुछ स्विच करके स्टैटिस्टिक्स ले सकता हूँ, स्टैटिस्टिक्स नहीं तो फिर आई कैन टेक अप क्वांटम केमिस्ट्री या एडवांस्ड फिजिक्स, तो मैं ये सब चेंज कर सकता हूँ, आर्ट ले सकता हूँ। सो ऑल दिस विल बी मोर प्रोमिनेंट। पिछले साल भी था, पिछले साल नहीं, पिछले एजुकेशन सिस्टम में भी था, बट नाउ दिस विल बी एट द फोर फ्रंट। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो काफी सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे रहेंगे जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे। सो उस केस में द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंगली। फिर बाकी के जो चेंजेस है वो करीबन 2022 तक उनका प्लान है। देन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एज आई मेंशन कि रोल ओवर पैटर्न में, रोटेशनल पैटर्न में होगा, कि साल के एंडिंग में नहीं रहेंगे, ये कंटिन्यूस होते रहेंगे एंड यू कैन टेक पार्ट इन एनी ऑफ देम। देन जो एनसीएफ की मैं बात कर रहा था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पे जो फ्रेमवर्क तैयार होगा, दैट विल बी for secondary education, that will be by the end of 2021, and for teacher education it will be ready by the end of 2022. Then universal foundational literacy and numeracy target 2025 तक उनका प्लान है कि थर्ड स्टैंडर्ड में जो भी बच्चा आ रहा है उसे लिखना और पढ़ना लिखने और पढ़ने की स्किल डेवलप हो चुकी है। देन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्लस नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नोटिस के पहले जो रहता था नेशनल अर्ली चाइल्डहुड ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, that has been turned to ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसका जो फ्रेमवर्क बनने वाला है ये 2030 पहले तक उनका प्लान है। दिस इज बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर ऑफ द कंट्री, तो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाएगा, एंड कॉलेजेस में अगर ये पढ़ाया जाने वाला है तो 10th 12th तक बच्चा किस लेवल तक रेडी रहना चाहिए, एंड 10th 12th तक अगर बच्चा इस लेवल तक रेडी है तो देन 10th में जाने वाला बच्चा क्या पढ़ के जाना चाहिए। सो ये जो फ्रेमवर्क है दिस विल गो इन रिवर्स ऑर्डर। पहले कॉलेज का तैयार होगा, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज का, फिर 12th का तैयार होगा, फिर 10th का तैयार होगा, फिर 10th एंड 12th का साथ में तैयार होगा, फिर 8th तक तैयार होगा, and then after that you have middle school, then you have early childhood care। तो early childhood care का last में तैयार होगा, but it should be ready by 2030। तो these are the targets that the government has provided, and इसको बहुत aggressively लोगों ने follow करना शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर multiple meetings are happening, and we have noticed a shift के पिछले साल तक, पिछले साल तक 2020 के करीबन टूवर्ड्स सितंबर अप्रोक्सीमेटली यू कैन से, तो सितंबर तक द एजुकेशन बोर्ड एंड द सर्व शिक्षण अभियान का जो ऑफिस होता है वहाँ के लोग दे वर नॉट दैट कंसर्न विथ व्हाट इज गोइंग ऑन इन प्राइवेट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए उनका ऑटोमेटिकली रिलेशन था, बिकॉज उनके सैलरी, उनके ग्रांट्स वगैरह वो सब चीजें अपने आप रुक जाते हैं अगर वो लोग उनके टास्क और टारगेट्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो। मगर प्राइवेट स्कूल को डायरेक्ट कोई ये नहीं था, इन्फ्लुएंस नहीं था। बट September onwards, धीरे धीरे a lot of things started happening, and we have a lot of like all schools, not just us, will have a lot of documents that have to be submitted, will have a lot of control, and all these things are going to happen. So now these departments have become strict and aware, and also
inspired to actually make a difference. पहले तक का जो एटीट्यूड था कि जो हो रहा है होने दो, वो अभी नहीं होने वाला है. Lot of changes they have started making from now. Okay, so that was the conclusion that I wanted to make. And if there are any questions, feel free to call and ask, or you can even ask now. ठीक है, so is everything clear? Yes, sir. Yes. Sir, Okay, from all the parents, is this clear for you so far? Yes, sir. Okay, ठीक है. So tomorrow we'll begin with early childhood education. मतलब early childhood care and education वाला जो first part है, we'll begin the discussion on that from tomorrow. All right, so again 1 p.m. tomorrow. See you all then. Bye. Bye. Bye.